अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स को डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बेसिकली कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और लॉज का एक सेट है जो कि यूके को गवर्न करता है। इसके अंदर बेसिकली जो पॉलिटिकल सिस्टम है और गवर्नमेंट की जो दूसरी ब्रांचेस हैं लाइक जुडिशरी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, उन सभी के ये फंक्शंस को डिस्कस करता है। इसके साथ साथ सिटीजन्स के राइट्स और सिटीजन्स के स्टेट के साथ जो रिलेशन है ये उसको भी डील करता है। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की तरह कोडिफाइड नहीं है, बल्कि यूके के पास अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। मींस कि वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट के ऊपर कोडिफाइड नहीं है। ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक छोटे अरसे में नहीं बना, बल्कि ये इसको बनने में बहुत लंबा अरसा बना है, जो कि मैग्ना कार्टा से स्टार्ट होकर ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 और इसके बाद दीगर कुछ स्टैट्यूट्स तक ये इसमें जो सारी चीज़ें ये सारी इसके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है और ये एक बड़े लंबे अरसे में ये बना है। की फीचर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स हैं लाइक अनरिटन अनकोडिफाइड, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यूनिटरी स्टेट विद डेवोल्यूशन एंड लास्ट पे फ्लेक्सिबिलिटी। आज की वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट जो की फीचर है अनरिटन अनकोडिफाइड सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। अनरिटन अनकोडिफाइड का मतलब ये है कि ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंटायरली एक सिंगल डॉक्यूमेंट या एक सिंगल बुक या एक सिंगल पेज के ऊपर ये कोडिफाइड नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा स्टैट्यूट्स के ऊपर मुश्तमिल है। अनरिटन इसे इस वजह से कहा जाता है कि ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट के ऊपर कोडिफाइड नहीं है। अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि ये लिखा ही नहीं हुआ, ये लिखा हुआ है, बल्कि लेकिन एक सिंगल पेज के ऊपर या एक सिंगल डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ नहीं है, एक बहुत ज़्यादा स्टैट्यूट्स की फॉर्म में ये मुश्तमिल है। आगे कुछ स्टैट्यूट्स हैं जिनकी वजह से जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अनकोडिफाइड कहा जाता है। हम इन्हें अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स भी कह सकते हैं, जिनमें सबसे पहले है मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, एक्ट ऑफ यूनियन 1800, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1911, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1949। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा को बेसिकली यूके की या ब्रिटिश की हिस्ट्री में एक ग्रेट चार्टर कहा जाता है, जो कि जून 1215 को किंग जॉन ने साइन किया था। इसके अंदर बेसिकली किंग जो जॉन था उसने जो फ्री मैंस थे उनको कुछ राइट्स दिए थे। मैग्ना कार्टा से पहले इस तरह होता था कि किंग जो होता था वो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का लॉज चाहता था वो बना देता, जो टैक्स चाहता वो इम्पोज कर देता, अपनी मर्ज़ी से वो जो कुछ चाहता था वो कर लेता था। तो मैग्ना कार्टा में इस तरह हुआ कि जो उधर के जो फ्री मैंस थे उन्होंने बादशाह के जो ख़िलाफ़ वो बगावत कर दी। तो अल्टीमेटली बादशाह जो था, किंग जो था, उनको उनकी शराइत मानना पड़ी अपनी जो पावर उसको बचाने के लिए। तो उस टाइम उसने ये मैग्ना कार्टा साइन किया था, जिसके अंदर उसने सिर्फ फ्री मैंस को कुछ ना राइट्स दिए थे, जबकि बाकी जो आम सिटीजन्स थे उनको राइट्स नहीं मिले थे। मैग्ना कार्टा के कुछ की पॉइंट्स हैं लाइक फर्स्ट है लिमिटेड रोल पावर। मैग्ना कार्टा के अंदर जो रॉयल पावर थी वो बहुत कम हो गई थी। जो मोनार्क था या जो किंग था वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता था, उसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर दी गई थी। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। मींस के मैग्ना कार्टा के ज़रिए जो हर जो आम एक बादशाह भी और जो दूसरे सिटीजन्स भी थे वो सभी एक नॉर्मल सिंगल कॉमन सब्जेक्ट ऑफ लॉ बन गए, यानी कि हर किसी पर जो लॉ बनेगा वो हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो कोई आम सिटीज़न हो, कोई फ्री मैन हो, कोई लॉर्ड हो या किंग हो, उन सभी के ऊपर सेम लॉ एप्लीकेबल होगा और लॉ जो होगा वो सबके सुपीरियर होगा, इवन किंग से भी। ड्यू प्रोसेस, अगर किसी के ऊपर कोई केस हो जाता है, किसी के ऊपर कोई मुकदमा वगैरह हो जाता है, तो उसको तमाम वो मौके दिए जाएंगे कि वो अपनी जो बेगुनाही है वो साबित कर सके। लॉ जो होगा उसको तमाम इस तरह के राइट्स प्रोवाइड करेगा कि वो खुद को अनगिल्टी प्रोवाइड कर सके। प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टीज़, मैग्ना कार्टा के अंदर एक ये चीज़ भी शामिल थी कि जो फ्री मैंस थे उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उन्हें राइट्स दिए जाएंगे उनकी फ्रीडम्स के और बाकी चीज़ों के, ताकि वो इन राइट्स को एक्सरसाइज कर सकें। सिग्निफिकेंस, मैग्ना कार्टा जो था इसने यूके की हिस्ट्री में एक बहुत अहम जो है फाउंडेशन है वो उसकी इसने बुनियाद रखी है, और इसने जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज थी लाइक रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, इस तरह की चीज़ों का ये बायस बना, और इस तरह इसने जो ब्रिटिश जो हिस्ट्री थी
उसको एक बहुत ज़्यादा अहमियत का उसमें ये हामिल हो गया। इन्फ्लुएंस ऑन सब्सिक्वेंट लीगल डेवलपमेंट्स। मैग्ना कार्टा जो था, इसने इंग्लिश लॉ की जो दीगर डेवलपमेंट्स थी और जो वर्ल्ड जो दूसरे लीगल सिस्टम्स थे उनके ऊपर भी इसने एक बहुत अहम एक इम्पैक्ट इसने डाला। सिंबल ऑफ लिबर्टी। मैग्ना कार्टा जो था इसको सिंबल ऑफ लिबर्टी के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रीमैन्स थे उनको कुछ लिबर्टीज़ दी गई, उनको राइट्स फ्रीडम्स दिए गए जो कि उन फ्रीमैन्स ने एक्सरसाइज किए। तो इस वजह से मैग्ना कार्टा को हम सिंबल ऑफ लिबर्टी भी कह सकते हैं। मैग्ना कार्टा जो था ये जिस टाइम ये साइन हुआ उस टाइम तो कोई इतनी इसको इम्पोर्टेंस नहीं मिली, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ह्यूमन हिस्ट्री में और ब्रिटिश की हिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया। सेकंड है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स 1689 बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट है, एक जिसके अंदर जो कि मोनार्क और पार्लियामेंट के रिलेशन को डील करता है। इसके अंदर बेसिकली इस तरह हुआ था कि जो पार्लियामेंट थी उसने जो मोनार्क की पावर थी उसको फर्दर रिड्यूस कर दिया। पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था जिसको हम बिल ऑफ राइट्स 1689 के तौर पर जानते हैं। इसके अंदर पार्लियामेंट ने मोनार्क की जो पावर थी वो टोटली उसको लिमिटाइज कर दिया था, यानी कि मोनार्क को अब अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकता था, और जो मोनार्की थी उसको एब्सोल्यूट मोनार्की की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया, और जो सारी जो पावर थी वो सारी पार्लियामेंट के पास आ गई। और इस तरह जो मोनार्क था वो खुद एक सब्जेक्ट टू लॉ बन गया, और लॉ जो था लॉ और या जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मोनार्क से भी सुपीरियर हो गया। तो इस तरह जो लॉ आम एक किसी सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल होना था वो लॉ मोनार्क के ऊपर भी एप्लीकेबल होने लगा। इसका पर्पस बेसिकली ये था कि जो मोनार्की थी उसकी पावर को लिमिटाइज करना, और जो पार्लियामेंट थी उसकी पावर को मज़ीद स्ट्रेंथ करना, उनको मज़ीद ताकतवर बनाना। बिल ऑफ राइट्स के कुछ की प्रोविजंस हैं लाइक पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। बिल ऑफ राइट्स के अंदर बेसिकली जो पार्लियामेंट थी उसकी सुप्रीमेसी को स्ट्रेंथ किया गया, मज़ीद उसको बढ़ाया गया, और जो मोनार्क था उसकी पावर को लिमिटाइज कर दिया गया। इस तरह जो पार्लियामेंट थी उसकी मोनार्क के ऊपर सुप्रीमेसी जो है वो बढ़ा दी गई, कायम कर दी गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। बिल ऑफ राइट्स के अंदर एक ये चीज़ भी की गई कि जो पार्लियामेंट्स के मेंबर थे उनको इस चीज़ की फ्रीडम दी गई कि वो पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह की भी मर्ज़ी चाहें वो कोई अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं, जो वो मर्ज़ी चाहें वो बोल सकते हैं। उनको ये मुकम्मल इख्तियार होगा कि वो जिस तरह की मर्ज़ी वो उधर स्पीच करना चाहें वो कर सकते हैं। तो बिल ऑफ राइट्स की एक बड़ी अहम एक प्रोविज़न ये भी थी। रेगुलर पार्लियामेंट्स। बिल ऑफ राइट्स के ज़रिए यूके के अंदर ब्रिटिश के अंदर रेगुलर इलेक्शंस की जो बुनियाद है वो भी बनाई गई। पहले इस तरह होता था कि उधर रेगुलर इलेक्शंस का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो बिल ऑफ राइट्स के ज़रिए रेगुलर इलेक्शंस का भी उधर कंसेप्ट आ गया। लास्ट है लिमिटेड रॉयल प्रेरोगेटिव। इसके अंदर बेसिकली जो मोनार्क था उसकी पावर को रिड्यूस कर दिया गया। पहले मोनार्क के पास एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी थी, लेकिन अब मोनार्क जो था वो एब्सोल्यूट की बजाय उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कर दिया गया। मींस कि वो भी एक सिंगल एक कॉमन मैन की तरह वो एक सब्जेक्ट टू लॉ बन गया, और लॉ जो था वो उसके ऊपर सुपीरियर हो गया। सिग्निफिकेंस। बिल ऑफ राइट्स जो है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इसके ज़रिए बेसिकली उन्होंने पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग किया और मोनार्की जी थी उसको पावर को रिड्यूस कर दिया। तो इस तरह जो बिल ऑफ राइट्स था ये दीगर कुछ कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा कुछ डेमोक्रेटिक, कुछ स्टैट्यूट्स, कुछ डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट का बायस बना। बिल ऑफ राइट्स जो था इसको इंग्लैंड की हिस्ट्री में एक क्रूशल स्टेप के तौर पर जाना जाता है, जिसने गवर्नमेंट जो था उसको ज़्यादा डेमोक्रेटिक और अकाउंटेबल बना दिया। और बिल ऑफ राइट्स के ज़रिए ही मोनार्क और पार्लियामेंट के अंदर एक बैलेंस ऑफ पावर जो है उसको बनाया गया, और इस तरह जो एक आम जो आदमी था वो भी अपनी फ्रीडम्स को एंजॉय कर सका आज तक भी। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ यूनियन 1707। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बेसिकली इसमें ये हुआ था कि 1707 में जो स्कॉटलैंड था वो भी इंग्लैंड के साथ मर्ज हो गया था, और इस तरह फिर जो दोनों जो कंट्रीज़ की जो पार्लियामेंट थी उनको अबॉलिश कर दिया गया, और एक नई पार्लियामेंट बनाई गई जो कि लंदन में बनाई गई। और इस तरह लंदन की जो पार्लियामेंट थी वो सबसे ज़्यादा पावर की और अथॉरिटी की उसके पास आ गई। तो वो जो पार्लियामेंट थी वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों के ऊपर वो रूल कर रही थी। तो इस तरह जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड फिर आपस में मिलके ये यूके बन गया, और यूके की जो पार्लियामेंट थी वो लंदन वाली पार्लियामेंट आ गई। एक्ट ऑफ यूनियन 1800। इसके अंदर बेसिकली ये था कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड था वो भी यूके के साथ मर्ज हो गया, और जनवरी 1, 1801 को ये जो एक्ट ऑफ यूनियन था ये एप्लीकेबल हो गया। इस तरह जो आयरलैंड की पहले वाली जो पार्लियामेंट थी उसको भी अबॉलिश
और जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला के जो पार्लियामेंट बनाई गई थी यूके की, वही पार्लियामेंट फिर नॉर्दर्न आयरलैंड में भी उसकी पावर आ गई, क्योंकि जो नॉर्दर्न आयरलैंड की जो पार्लियामेंट थी उसको अबॉलिश कर दिया गया था। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1911। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1911 के अंदर बेसिकली हाउस ऑफ कॉमन्स जो था उसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर को रिड्यूस कर दिया था, और सारी जो पावर थी वो उसकी मेजोरिटी जो है वो हाउस ऑफ कॉमन के पास आ गई। इसके अंदर इस तरह होता था कि हाउस ऑफ लॉर्ड जो था वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी लेजिस्लेशन को जो हाउस ऑफ कॉमन ने पास की होती थी उसको अपनी मर्ज़ी से या तो डिले कर देते थे या उसको कैंसिल कर देते थे, और जिस तरह वो चाहते थे अपनी मर्ज़ी से उस लेजिस्लेशन को डील करते थे। तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का ये बायस बनता था। तो 1911 में हाउस ऑफ कॉमन ने एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया जिसके अंदर उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड की पावर जो थी उसको रिड्यूस कर दिया। उनके पास सिर्फ ये राइट दिया गया कि वो मनी बिल के अलावा किसी भी बिल को 2 साल के लिए डिले कर सकते हैं, और मनी बिल जितने भी होंगे वो सारे हाउस ऑफ कॉमन जो उसको डील करेगा। इसकी प्रोविजन में सबसे पहले यही है कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड था उसकी पावर को उन्होंने रिड्यूस कर दिया, और उससे वीटो किसी लेजिस्लेशन को वीटो डिले करने की जो पावर थी वो उन्होंने वापस ले ली, और हाउस ऑफ कॉमन्स की जो पावर थी उसको रिड्यूस कर दिया। और मनी बिल्स के अलावा वो जितने भी बिल होते थे हाउस ऑफ लॉर्ड उनको 2 साल के लिए डिले कर सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। और मनी बिल्स जितने भी होंगे वो सारे हाउस ऑफ कॉमन ही में से ओरिजिनेट होंगे, और हाउस ऑफ कॉमन ही उन्हें डील करेगा। हाउस ऑफ लॉर्ड जो थे वो मनी बिल्स को अब डिले नहीं कर सकते, ना ही उसको कैंसिल कर सकते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1911 जो है इसके ज़रिए हाउस ऑफ कॉमन ने हाउस ऑफ लॉर्ड की पावर को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि हाउस ऑफ जो लॉर्ड था उसके मेंबर्स वो ना तो इलेक्ट होते थे बल्कि वो बाय बर्थ ही उनका सारा सिस्टम चलता था, जबकि हाउस ऑफ जो लॉर्ड कॉमन्स थे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होते थे, तो उनकी ज़्यादा पावर होनी चाहिए थी। तो इस वजह से उन हाउस ऑफ कॉमन्स जो था उन्होंने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1911 के ज़रिए अपनी पावर को उन्होंने बढ़ा लिया, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो पावर थी उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया। और नेक्स्ट इसी तरह ये वाला एक्ट जो है ये 1949 के पार्लियामेंट एक्ट की ये उसको बनाने की वजह बना। पार्लियामेंट एक्ट 1949 के अंदर बेसिकली हाउस ऑफ कॉमन जो था उसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर को मज़ीद उन्होंने कम कर दिया, और एक किस्म का ना होने के बराबर ही हाउस ऑफ लॉर्ड के पास पावर रहेगी। इसके अंदर बेसिकली चेंज उन्होंने ये किया कि 1911 के एक्ट के मुताबिक हाउस ऑफ कॉमन ने हाउस ऑफ लॉर्ड को ये पावर दी थी कि वो किसी भी बिल को 2 साल के लिए डिले कर सकते हैं। तो 1949 के एक्ट के ज़रिए उन्होंने इस पावर को मज़ीद रिड्यूस कर दिया, और उन्होंने उनको ये सिर्फ ये पावर दी कि वो मनी बिल के अलावा किसी भी बिल को अब 2 साल के बजाय 1 साल के लिए किसी भी बिल को डिले या वीटो कर सकते हैं। और मनी बिल्स जो होंगे वो सारे पहले की तरह हाउस ऑफ कॉमन से ही ओरिजिनेट होंगे, और हाउस ऑफ कॉमन ही उनको डील करेगा। हाउस ऑफ जो लॉर्ड था वो मनी बिल्स को अब ना ही उसको चेंज कर सकते हैं और ना ही उसको कैंसिल कर सकते हैं। थैंक्स।